हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। सो ऑप्शन बाइंग रोड मैप सीरीज के 5th चैप्टर में आज हम साइकोलॉजिकल पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे। 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपके पीएनएल को सबसे ज़्यादा इंपैक्ट करते हैं, ग्रीड, फियर एंड रिग्रेट। इस पे हम डिटेल में बात करेंगे और देखेंगे डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में कैसे हमें इसे मैनेज करना है, कैसे बैलेंस करके चलना है। आइडियली बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि हमें ट्रेडिंग में ग्रीडी नहीं बनना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए या फिर डरना नहीं चाहिए। जो भी हमारे एग्जीक्यूशंस हैं उसको हमें फियरलेसली वहाँ पे एग्जीक्यूट करना चाहिए। लेकिन ये चीज़ें आप तभी कर सकते हैं अगर आप मशीन है तो सिंस हम लोग मशीन नहीं हैं, इसलिए इस चीज़ को हमें बैलेंस करके चलना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको मैनेज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट मार्केट कंडीशन में हम इसे डिफरेंट तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। विक्स जैसे जैसे चेंज होता है, मार्केट की वॉलेटिलिटी जैसे जैसे चेंज होती है, ये तीनों फैक्टर्स यहाँ पे चेंज होते रहेंगे और इसी मैनेजमेंट पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इस बात से हम सारे लोग एग्री करते हैं कि जो हमारा ग्रीडी नेचर है वो हमारे एग्रेसिवनेस को दिखाता है कि कितना हम एग्रेसिव हैं टुवर्ड्स आवर ट्रेड्स। और कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेड्स लेते हैं या फिर एंटीसिपेटेड एंट्रीज लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा हम कोशिश करते हैं, अटेम्प्ट्स लेते हैं कुछ ब्रेकआउट्स के या फिर ब्रेकडाउन के। तो वो हमारे एग्रेसिव नेचर्स को दिखाता है और वो हमारे ग्रीड से रिलेटेड रहता है। और जो भी हमारा फियरफुल नेचर रहता है वो हमारे पैसिवनेस को दिखाता है। और कई बार ऐसा होता है कि आप ज़्यादा फियरफुल या फिर ज़्यादा पैसिव हो जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि आपके लेट एंट्रीज होते हैं या फिर ट्रेड कई बार मिस हो जाता है क्योंकि आप ज़्यादा कन्फर्मेशन लेते हैं उस ट्रेड्स के लिए जो भी आपने एनालिसिस किया है। हो सकता है कि आप बहुत बार ऐसा होता होगा कि आप ज़्यादा ओवर कन्फर्मेशन लेने के चलते वो ट्रेड मिस हो जाए या फिर लेट एंट्रीज हो जाए, तो वो हमारे फियरफुल नेचर को दिखाता है। ऑप्शन बाइंग में खासकर जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उसमें अगर ग्रीड और फियर में बैलेंस नहीं होगा तो वहाँ पे दिक्कतें क्रिएट होंगी। हो सकता है कि हमारे एंट्रीज और एग्जिट्स जो हैं वो प्रॉपरली ना हो पाए या फिर हमारे विक्स के अकॉर्डिंग जो हमें मैनेजमेंट करना चाहिए अपने क्वांटिटीज़ का वो यहाँ पे ना हो पाए। इसीलिए यहाँ पे ग्रीड और फियर का बैलेंस होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये चीज़ें डिपेंड करता है कि दो कंडीशंस पे, एक तो मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि कैसे हम इसको बैलेंस करें। सेकेंड चीज़ हमारे मनी मैनेजमेंट का पार्ट आ जाता है जो कि हमारे पीएनएल पे डिपेंड करता है कि कैसे हम कितना ग्रीडी या फिर अपना फियरफुल नेचर शो करें। जैसे जैसे हमारा पीएनएल ओवर द मंथ या फिर वीकली जैसा भी आप एक फ्रेम बना के चलते हैं उसके अकॉर्डिंग जैसे चेंज होता रहे अपना पीएनएल, उसके अकॉर्डिंग कैसे अपना ग्रीड और फियर को बैलेंस करके चलना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट एस्पेक्ट पे अगर हम बात करें मार्केट कंडीशंस पे, तो बहुत सारे आप मार्केट जो लोग भी 1 साल 1.5 साल से मार्केट में हैं, बने हुए हैं, वो देखे होंगे कि विक्स कैसे चेंज होता है। कई बार ऐसा होगा कि बैंक निफ्टी को खासकर आप देखे होंगे कि 100-150 पॉइंट ही मूव कर रहा है, या फिर ऐसा कई बार होगा कि बैंक निफ्टी एक एक कैंडल भी 100 पॉइंट मूव कर जाता है। तो डिफरेंट विक्स कंडीशन में जैसे मार्केट वेरी करता है, प्रीमियम्स भी आप देखे होंगे वैसे ही वेरी करता है। अकॉर्डिंगली हमें एक्ट करना है। जैसे आप अगर ये सोचेंगे कि लो वीक्स में अगर ज़्यादा अगर एग्रेसिव नहीं जाएंगे, एंटीसिपेटेड एंट्रीज नहीं लेंगे, तो हो सकता है फिर आपके ट्रेड भी मिस हो जाए या फिर लेट एंट्रीज हो। क्योंकि आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि जैसे विक्स लो रहता है तो वहाँ पे हमने देखा है कि बहुत बार ऐसा होगा कि साइडवेज नेचर मार्केट का ज़्यादा देखने को मिलेगा। और उस कंडीशंस में अगर दिन में एक मूव या फिर 2-3 दिन में एक मूव कोई आता है, कोई एक शॉर्ट कवरिंग आती है या फिर ब्रेकआउट मिलता है, वहाँ पे अगर हम एंट्री नहीं लेंगे, वहाँ पे अगर हम पैसिव बन जाएं, तो हो सकता है फिर हमें वो प्रॉफिट नहीं मिले और फिर उसके बाद से हमें अपने डिसीजंस को फिर वेरी करना पड़ेगा। उसमें हो सकता है गलत डिसीजंस भी आ जाएं। तो इसीलिए जब भी मार्केट में लो वीक्स रहे तो थोड़ा सा हमें एग्रेसिव नेचर शो करना पड़ता है, थोड़ा सा हमें ग्रीडी बनना पड़ेगा जहाँ भी मार्केट ऐसा होगा। लेकिन ग्रीडी बनने का मतलब ये नहीं है कि हम मल्टीपल एंट्रीज लें और एंटीसिपेटेड कई बार एंट्री ले लें, ऐसा नहीं है। जो भी आपने एनालिसिस किया हुआ है, जो भी आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस हैं या फिर आप जिस कंडीशंस पे एक्ट करते हो, अगर फुलफिल होता है तो वहाँ पे हमें एंटीसिपेशन में जाना पड़ेगा लो वीक्स में। अदरवाइज क्या होगा, 5-6 दिन में जो भी ब्रेकआउट एक मिलेगा वो भी अगर हमें कैप्चर नहीं कर पाए सही से, तो फिर हमारे पीएनएल में वो हमें प्रॉफिट दिखेगा नहीं। जब भी विक्स लो हो तो वहाँ थोड़ा सा हमें ग्रीडी बनना पड़ेगा या फिर हमें अपना थोड़ा सा एग्रेसिवनेस नेचर शो करना पड़ेगा। जैसे सपोज यहाँ पे मैं अगर दिखाऊं आपको, अगस्त का जो मंथ था काफ़ी लो वीक्स में ही गया था और वहाँ पे बहुत सारे हमें साइडवेज मार्केट देखने को मिले थे। तो ऐसे कंडीशंस में आप देखेंगे यहाँ पे कंप्लीट साइडवेज मार्केट रह रहे हैं और इक्का दुक्का जहाँ ब्रेकआउट मिल रहा है, यहाँ पे अगर आप पैसिव बन गए तो हो सकता है फिर आपके प्रॉफिट ही नहीं बने और जो इसमें छोटे छोटे लॉसेस हुए हैं वो आपके रिकवर भी नहीं हो और ओवरऑल फिर प्रॉफिट आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे थोड़ा एग्रेसिव नेचर शो करना। और यहाँ पे अगर ज़्यादा पैसिव बनेंगे तो यहाँ पे हो सकता है फिर वो प्रॉफिट रिफ्लेक्ट ना हो। लेकिन सेम चीज़ क्या हमें कंडीशन अप्लाई होता है अगर हाई वीक्स हो जाए। तो सपोज अभी के मार्केट में अगर हम देख सकते हैं
यहाँ पे अगर अभी का मार्केट देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी है मार्केट में, और ऐसे कंडीशंस में अगर आप ज़्यादा एग्रेसिव बनेंगे या फिर ज़्यादा ग्रीडी बनेंगे तो हो सकता है आपके रिवर्सल्स में फिर वो शार्पली फिर लॉस में कन्वर्ट हो जाए जो भी प्रॉफिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ा फियर दिखाना है, क्योंकि मार्केट में फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, तो यहाँ हमें ज़्यादा ग्रीडी नहीं बनना है, यहाँ थोड़ा फियरफुल या फिर पैसिव नेचर दिखाना है। एक जगह जहाँ हमें प्रॉफिट अच्छा मिल जाता है, हो सकता है फिर हमें वहाँ थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए या फिर अपने प्रॉफिट को सेव करके जाने की कोशिश है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ पे अगर देखेंगे कि आप मल्टीपल एंट्रीज लेंगे या फिर ज़्यादा एग्रेसिव बनेंगे तो हो सकता है फिर वो भी आपके लॉस में कन्वर्ट हो जाए। तो इसीलिए जैसे जैसे विक्स चेंज होगा हमें अपने नेचर को भी अकॉर्डिंगली अडॉप्ट कर लेना है, हमें बैलेंस बना के चलना पड़ेगा कि कहाँ हमें एग्रेसिव होना और कहाँ हमें फिर से जाके पैसिव बनना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे विक्स हाई हो जाए या फिर मार्केट में फ्लक्चुएशंस आपको ज़्यादा दिखे, वहाँ पे थोड़ा सा हमें बैलेंस बना के चलना पड़ेगा और वहाँ थोड़ा हमें पैसिव बनना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली आप पीएनएल के बेसिस पे ही बोल सकते हैं। सपोज एक मंथ का आप पीएनएल देख रहे हैं, अगर एक मंथ के पीएनएल में आप देखेंगे तो 20 दिन सपोज आपने ट्रेड किया और वहाँ पे आपने एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया, जो आपका टारगेट था वो आपको अचीव हो चुका है 20 दिन में, जो मंथली टारगेट आप एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन उसके बाद क्या आपको सेम रिस्क लेना चाहिए या फिर सेम एग्रेसिवनेस दिखाना चाहिए बाकी के 10 ट्रेडिंग सेशन में? तो यहाँ पे अगर आप एल्गो ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप मशीन हैं, देन वहाँ पे आपके जैसे सेटअप्स आएंगे वो आपको इक्वली इंपॉर्टेंस देगा और वहाँ पे वो एग्जीक्यूट होगा। लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग जहाँ पे हमारे इमोशंस हमारे साथ रहते हैं, तो वहाँ पे हमें भी पता है कि अगर हमारा टारगेट कंप्लीट हो चुका है तो हमें यहाँ से अपना रिस्क को मिनिमाइज़ करके चलना होगा। या फिर अगर ऐसा लगता है हमें कि हमें यहाँ रिस्क ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, हमें अपने पीएनएल पे डेंट ना आए, तो वहाँ पे हमें अपने पैसिव नेचर को थोड़ा ज़्यादा शो करना होगा, एग्रेसिव नेचर को थोड़ा कंट्रोल करना होगा यहाँ पे। और ऐसे में क्या होगा कि आपका प्रॉफिट जो बना हुआ है वो सेव रहेगा या फिर उसका पर्टिकुलर एक पार्ट सेव रहेगा। सपोज आपने एक फिक्स किया हुआ है कि 80% मैं सेव करके ही जाऊंगा, तो आप 20% पे रिस्क लेते हैं या फिर उतना ही लॉस अगर आप लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको प्लान करना पड़ेगा। तो सपोज जैसे 20 दिन, जैसे मैंने फर्स्ट केस में बताया कि आपके एक प्रॉफिट हो चुका है, सपोज 20 दिन आप न्यूट्रल हैं, वहाँ पे आपका कोई प्रॉफिट नहीं जनरेट हुआ है, और किसी एक्सपायरीज में या फिर किसी भी अदर ट्रेडिंग सेशन में जहाँ आपको लगता है एक अच्छा सिनेरियो बना हुआ ब्रेकआउट मिल सकता है, देन डेफिनेटली वहाँ पे आपको अगर पूछा जाए कि यहाँ पे आप रिस्क लेना चाहेंगे कि नहीं, तो वहाँ पे डेफिनेटली आप हायर रिस्क लेंगे, बिकॉज आप 20 दिन देखेंगे आप न्यूट्रल हैं और वहाँ पे एक आपका कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर मार्केट फेवरेबल आपको मूव दिखा रहा है, देन वहाँ पे आप वहाँ जा सकते हैं एग्रेसिव होके, या फिर वहाँ पे आप अपने क्वांटिटी को ऐसे मैनेज कर सकते हैं कि वहाँ पे आपका जो प्रॉफिट जनरेट हो वो एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो जाए। तो अकॉर्डिंगली पीएनएल के हिसाब से भी आप वेरी कर सकते हैं अपने फियर एंड ग्रीड को, लेकिन आप सेम कंडीशंस पे पूरे टाइम नहीं चल सकते हैं, जस्ट लाइक एन एल्गो ट्रेड। तो उसके अकॉर्डिंग आप नहीं चल सकते हैं, जैसे आपका पीएनएल वेरी होगा वैसे चेंज होगा, मार्केट कंडीशन जैसे चेंज होगा वैसे ही आपका फियर एंड ग्रीड भी चेंज होता रहेगा। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा आप बेटर जज करने लगेंगे कि कहाँ पे हमें एग्रेसिव होना है और कहाँ पे हमें पैसिव होना है। वेरीफाइड पीएनएल मैंने आपको डिस्कस किया था जुलाई मंथ का, वहाँ पे मैंने क्लियरली ये चीज़ बोला था कि 20 दिन मेरा आप देखेंगे कि ज़्यादा मैं ऑलमोस्ट न्यूट्रल पे था, यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ था। लास्ट वीक में एक अच्छा मूव आया था जिसके वजह से एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट हुआ था। तो वहाँ पे अगर सेम कंडीशन अगर वहाँ रहता कि 20 दिन में मैं अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके बैठा रहता, देन डेफिनेटली उस दिन मैं उतना रिस्क नहीं ले पाता और हो सकता था मैं अपने प्रॉफिट को सेव करने के लिए वहाँ पे मैं अपना रिस्क मिनिमाइज करके चलता। तो ये होता है एक कंसिस्टेंट वे ऑफ मनी मेकिंग। अगर आप इस अप्रोच से आगे बढ़ते हैं कि हमें एक बिजनेस मॉडल की तरह एक्ट करना है और हमें कंसिस्टेंट कुछ पैसा जनरेट करना है, देन यहाँ पे वो बैलेंस भी बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। थर्ड साइकोलॉजिकल पॉइंट पे अगर हम बात करें रिग्रेट, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो रिग्रेट है या फिर पछतावा है उसके वजह से हमें फोमो और रिवेंज में जाते देरी नहीं लगता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि हम नहीं समझ पाते हैं इनिशियल डेज में। क्या होता है कई बार मार्केट ट्रेंडिंग हो गया या फिर ऐसा मूव आपके सामने से निकल गया, तो वो आप रिग्रेट करने लगते हो कि यहाँ से मेरे सामने से ये मूव निकल गया, मैंने 20 दिन से वेट किया इस मूव का या फिर 10 दिन से वेट किया इस मूव का, उसके बाद भी मैं इसको कैप्चर नहीं कर पाया, मेरे सामने से ये चला गया। इसके वजह से क्या होता है कई बार आप फोमो एंट्रीज ले लेते हो, अगर वहाँ पे आपके ट्रेड्स गलत हो जाते हैं देन वहाँ पे फिर रिवेंज ट्रेडिंग आने लगता है। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिग्रेट नहीं करना है। आप केवल उस दिन का एक्सपेक्ट देख रहे हो कि आपने 20 दिन वेट किया और एक सामने से मूव निकल गया। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप ये नहीं सोच पाते हो कि मार्केट इसके बाद भी 5 साल 10 साल 20 साल रहने वाला है। वहाँ पे आपको कभी भी ऐसा फिर से अगर मिलता है अपॉर्चुनिटी, देन वहाँ पे आप एक्ट कर सकते हैं।
ये ऐसा नहीं है कि मार्केट उसी दिन बस मूव किया है और उसके बाद से कभी मूव नहीं करेगा। ये चीज़ इनिशियल डेज में समझना काफ़ी डिफिकल्ट है। इवन मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि इनिशियल डेज में मुझे लगता था कि एक मूव भी निकल गया, ऐसा लगता था कि मैंने कैसे इसको मिस कर दिया, फिर उसके बाद से कहीं फोमो में एंट्री ले लिया, फिर नेक्स्ट डे उसको वैसा ही पैसा जनरेट करने के लिए कई बार मैं गलत एंट्रीज भी ले लेता था। तो रिग्रेट हमेशा फोमो और रिवेंज को आपके दिमाग में लाएगा, इसीलिए इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए। धीरे धीरे आप जैसे ही एक्सपीरियंस होंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अगर एक मूव मिस भी हो जाता है, इवन आपके 20 दिन 25 दिन वेट करने के बाद भी, देन उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट फिर एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करेगा, कोशिश करेंगे हम उस टाइम वो चीज़ पकड़ने का। कई बार जीरो टू हीरो में लोग रिग्रेट करने लगते हैं कि 5 रुपये का प्रीमियम 500 रुपये चला गया, वहाँ पे मुझे ट्रेड ले लेना चाहिए था तो मेरे पैसे 100 गुना हो जाते, 50 गुना हो जाते। ऐसे अगर फीलिंग्स आप रखेंगे अपने दिमाग में, देन डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं वो फोमो या फिर रिवेंज में फिर वो कन्वर्ट होते जाएगा। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना कि हमें ये नहीं समझना है कि मार्केट कुछ दिन के लिए है या फिर ऐसा मेरे साथ हो रहा है कि बार बार मेरे से मिस हो जा रहा है। इवन आपके अगर 20-50 ट्रेड भी मिस हो जाते हैं ऐसे ट्रेंडिंग, देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको फिर से फ्यूचर में वो चीज़ मिलेगा। और ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लोगों को 10 साल 15 साल लग जाते हैं पैसा जनरेट करने के लिए शेयर मार्केट से। आप ये मत एक्सपेक्ट करिए कि हर दिन आपको जैसे ही एक ट्रेंडिंग मार्केट मिले तो वहाँ पे आप उस मूव को कैप्चर कर लें। कैप्चर करते हैं बहुत बढ़िया है, अगर लेकिन नहीं कैप्चर कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, फिर से फ्यूचर में जब वो ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा आने वाले दिनों में, देन वहाँ पर आप यूटिलाइज कर सकते हैं। आप जैकपॉट थिंकिंग मत रखिए। मैंने ये चीज़ पहले भी मेंशन किया हुआ है कि जैकपॉट थिंकिंग रखने वालों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है कि मार्केट यहाँ पे सपोज जैसे अभी मार्केट जैसे टॉप से आप बोल सकते हैं कि 54,000 के ऊपर से जब फॉल हो रहा था, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि एक दिन में मार्केट 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट मूव हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा हूँ। उसके वजह से बहुत सारे लोग रिग्रेट कर रहे होंगे कि यहाँ पे मैं अगर डाल दिया रहता पैसा तो मेरा इतना गुना हो जाता। तो ये सब थिंकिंग आप मत रखिए, जैकपॉट थिंकिंग मत रखिए। यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको बताया भी था ट्रेड एनालिसिस में, कई बार ये चीज़ मिस हो जाता है लोगों से, तो यहाँ पे कहीं टॉप में एंट्रीज ले लेंगे ये सोच के कुछ पॉइंट्स कैप्चर हो जाए और वहाँ से रिवर्सल्स में फिर वो लॉस ले लेते हैं। तो ऐसे रिग्रेट्स के डिसीजन ऐसे ही होंगे हमेशा, तो ये चीज़ हमेशा अवॉइड करिए। इवन अगर मिस हो जाता है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे देखेंगे फिर से वो अपॉर्चुनिटी आएगा, कहीं ना कहीं फिर से वो अपॉर्चुनिटीज़ आते रहेंगे, हमेशा मार्केट बना रहेगा और ट्रेंड्स भी शो करेगा। तो उस चीज़ का आप फ्यूचर में सोचिए कि कैसे हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, क्यों मिस हुआ इस चीज़ पे आप फोकस करिए, रीज़न आप ढूंढिए कि कैसे मिस हो गया, उस चीज़ को आप सुधारने का कोशिश करिए इन फ्यूचर और उसके बाद फिर उस पर एक्ट करिए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे साइकोलॉजी पे जिसको मैंने डिस्कस किया यहाँ पे। बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिकल पॉइंट्स और हैं जहाँ पे आपके ट्रेडिंग और बेटर हो सकता है। साइकोलॉजी पे डिफरेंट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे कैसे मैंने 3 साल में क्या क्या पॉइंट्स पे वर्क किया और क्या उसके रिजल्ट्स मिले, उस चीज़ पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे पॉइंट वाइज उसको। तो इस चैप्टर में अभी इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।